नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में बकरा ईद का पर्व ईद उल अजहा का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर बकरा ईद की नमाज आखिर कैसे अदा की गई। फिलहाल ये 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर अलग अलग जगहों से 8 तस्वीरें हैं और इनमें देखकर आप समझ सकते हैं किस तरीके से बकरा ईद का त्योहार जो है मनाया गया है। अयोध्या से पहली तस्वीर है, तो अगली तस्वीर जो है अलीगढ़ से है, आगरा से अगली तस्वीर है, गोरखपुर, प्रयागराज, फिरोजाबाद, मऊ और इसी के साथ ये तमाम तस्वीरें जिसमें तमाम नमाजी जो है नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम इस दौरान रहे। सुरक्षा के मद्देनजर जो है तमाम जो प्रोटोकॉल्स लागू किए गए थे उसके अंतर्गत ये जो है त्योहार यहाँ पर मनाया गया है और भारी संख्या में नमाजी जो है नमाज अदा करने मस्जिद पहुंचे और खुशहाली की कामना यहाँ पर की गई है। और इसी के साथ हर्षोल्लास के साथ बकरा ईद का त्योहार आज के दिन मनाया जा रहा है और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम है। जैसे कि हमने आपको बताया, पुलिस भी इसको लेकर सतर्क है। तमाम जो एडवाइजरी जारी की गई है, प्रोटोकॉल्स लागू किए गए, उसके तहत ये त्योहार मनाया जाए, ये प्रशासन की ओर से सुनिश्चित किया जा रहा है। और इस बीच नमाजियों की ओर से किस तरीके से नमाज अदा की गई है, किस तरीके से प्रशासन का सहयोग भी इसमें रहा है, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अयोध्या से लेकर मऊ तक की तस्वीरें, फिरोजाबाद, प्रयागराज से तस्वीरें सामने आई है, जहां पर बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से ईद उल अजहा का त्योहार आज मनाया जा रहा है और भारी तादाद में नमाजी जो है नमाज अदा करने पहुंचे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जनपद औरैया में ईद उल जुहा यानी बकरा ईद का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास, सादगी और आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शहर के विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में पहुंचकर अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हुए ईद की नमाज अदा की। सुबह से ही पुरुष, युवा और बच्चे नए कपड़े पहनकर सिर पर टोपी लगाए नमाज के लिए ईदगाह की ओर रवाना होते दिखे। लोगों ने पूरे संयम और श्रद्धा के साथ नमाज अदा की और देश प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद भी दी और फिर अपने घरों को लौटकर हजरत इब्राहिम की सुन्नत को निभाते हुए जानवरों की कुर्बानी दी। ईद के मद्देनजर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की थी। सभी ईदगाहों और मस्जिदों के बाहर पुलिस बल तैनात रहा। रास्तों की साफ सफाई और पानी की व्यवस्था भी बेहतर ढंग से की गई। तो प्रशासन इस दौरान पूरी तरह से संजीदा रहा, जहां पर प्रशासन की ओर से कड़ी नजर रखी जा रही थी हर एक चप्पे चप्पे पर और बेहद ही भाईचारे और शांतिपूर्ण तरीके से ईद उल अजहा का त्योहार आज मनाया जा रहा है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा, सुरक्षा के चाक चौबंद रखे गए। पूरा से लोग हॉटस्पॉट किया गया है। आज नमाज को दृष्टिगत करते हुए ट्रैफिक डाइवर्सिटी जारी किया गया है। हर जगह पे पुलिस का सतर्कता बना रखा है और पूरा जनपद को सकुशल किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के किसानों के लिए बीते 11 वर्षों को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि ये दशक किसानों के जीवन में सुख, समृद्धि और आत्मविश्वास लाने वाला रहा है। सीएम योगी ने अपने संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की विभिन्न योजनाएं जैसे कि पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना, प्रति बूंद अधिक फसल और कृषि अवसंरचना कोष ने करोड़ों किसानों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान की है। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीक और बाजार तक आसान पहुंच मिली है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड खरीद, कृषि ऋण में वृद्धि, एफपीओ और कृषि स्टार्टअप जैसी पहलों ने किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सब प्रधानमंत्री मोदी की अन्नदाता किसानों के प्रति प्रतिबद्धता और उनके उज्जवल भविष्य की दिशा में कदम है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि 11 वर्ष किसानों को संघर्ष से निकालकर आत्मनिर्भरता और समृद्धि के नए युग की ओर ले जाने वाले प्रेरणादायक दशक रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को किसानों के लिए किए गए कार्यों के लिए हार्दिक आभार भी व्यक्त किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 11 साल में जो किसानों के लिए काम किया है उसकी बात यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। उन्होंने कहा है कि किसानों के लिए तमाम जो उपलब्धियां हैं वो मुहैया कराई गई हैं, जो कि किसानों के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, 15 जून को गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ दौरा रहने वाला है। 60,244 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। यूपी पुलिस में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 60,244 माफ कीजिएगा 6,244 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। हम आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी पुलिस में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों ये नियुक्ति पत्र अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 15 जून को गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ जाएंगे और लखनऊ उनका ये दौरा रहने वाला है। उनके दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम उनके दौरे के लिए किए जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जनपद कौशाम्बी में राम बाबू तिवारी के कथित तौर पर जहर देकर की गई हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त रुख अपनाया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि राम बाबू तिवारी के परिजनों को न्याय मिलेगा, दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने प्रमुख सचिव गृह को इस मामले में तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। डिप्टी सीएम के हस्तक्षेप के बाद पुलिस और प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया है। मामले की जांच अब तेज कर दी गई है और जिम्मेदारों की तलाश की जा रही है। जनपद कन्नौज में बकरा ईद की नमाज शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। जिले की सभी 52 ईदगाहों में नमाज अदा की गई, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई। डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और एसपी विनोद कुमार स्वयं ईदगाह पहुंचकर नमाजियों को ईद उल अजहा की बधाई देते नजर आए। डीएम ने लोगों से खुले में कुर्बानी न करने की अपील की। वहीं एसपी ने नमाजियों को सुरक्षा का पूरा भरोसा भी दिलाया। पूरे जिले में ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई, जिससे किसी भी संभावित स्थिति पर त्वरित प्रतिक्रिया संभव हो सकी। ईदगाहों के आसपास विशेष रूप से पुलिस बल तैनात रहा। तो पूरे देश में आज बकरा ईद का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और इसी के साथ प्रशासन का भी पूरा सहयोग इसमें रहा। इस बीच कन्नौज में तमाम जो 52 ईदगाह हैं वहां पर नमाजी पहुंचे और नमाज अदा की गई। तो वहीं प्रशासन भी पूरी तरह यहां पर मुस्तैद रहा। की नमाज बखैरियत पढ़ी गई, इसमें शहर के लिए और पूरे देश के लिए अमन और सुकून के लिए, अमन के लिए दुआ मांगी गई। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के कैसे इंतजाम रहे? सिक्योरिटी के लिहाज से पूरे शहर पर और हमारे जो महकमा है, पुलिस का महकमा, उन्होंने पूरी सिक्योरिटी के साथ नमाज अदा करवाई। बाकी पूरे शहर का इंतजाम चाक चौबंद रहा उनका। लिहाजा सारी नगर पालिका की जो भी ज़रूरतें थी कोविड टाइम से पूरी हुई। ईदगाह में किस मौलाना ने नमाज अदा की? ईदगाह में हमारे मौलाना समीम साहब हैं, जो शहर काजी हैं, जिन्होंने ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ाई। नोएडा में ईद अल अजहा के शुभ अवसर पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस पूरी तरह चौकस हो गई है। शहर में 44 ईदगाहों और 78 मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई, जहां सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। नोएडा के पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने खुद विभिन्न इलाकों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने ज्वाइंट सीपी के साथ मिलकर पुलिस फोर्स की तैयारियों का जायजा भी लिया और इसी के साथ कार्यरत जवानों को आवश्यक निर्देश भी दिए। सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए ड्रोन की मदद से अलग अलग क्षेत्रों की निगरानी भी की जा रही थी। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी संदिग्ध गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जा रही थी, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। यूपी के गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने तारामंडल स्थित अपने आवासीय परिसर के पार्क में सिंदूर का पौधा रोपित कर एक भावनात्मक और प्रेरणादायी पहल की है।
ये पौधारोपण उन्होंने अपनी पूज्य माताजी के नाम समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि माँ जीवन की जड़ होती है और पेड़ धरती का भविष्य। अगर हम दोनों को सहेजें तो समाज भी सशक्त होगा और प्रकृति भी सुरक्षित होगी। लखनऊ में 2.5 साल की बच्ची से रेप मामले में आरोपी दीपक वर्मा का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस की कार्रवाई में आरोपी मारा गया है। बच्ची के साथ हैवानियत का एक वीडियो भी सामने आया है, जहां लखनऊ की मित्र पुलिस ने बच्ची दरिंदगी करने वाले दीपक वर्मा को यमलोक भेज दिया है। थाना आलमबाग पर दिनांक 5 जून की प्रातःकाल 10 बजे एक दंपति ने आकर ये सूचना दी कि उनकी बेटी के साथ में रेप की घटना हुई है। ये दंपति चंदन नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे रह रहे थे। उनकी बेटी 2.5 साल की है। इस सूचना पर तत्काल थाना आलमबाग ने अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के सफल अनावरण के लिए 5 टीमों का गठन किया गया। इसमें जैसे ही वहाँ मेट्रो स्टेशन पर लगे हुए कैमरास को देखा गया तो ये समझ में आया कि 5 तारीख की प्रातः 3 से 3:30 के बीच में एक युवक जो सफ़ेद रंग की होंडा एक्टिवा स्कूटी पर आता है और वो बच्ची को उसके पिता के पास से अगवा करके लिफ्ट के तक लेके जाता है, जो घटनास्थल है। जैसे ही ये समझ में आया तो उसके बाद आगे के कैमरों में स्कूटी के नंबर की पहचान हुई, जिससे और मुखबिरों के माध्यम से ये जानकारी मिली कि अभियुक्त दीपक वर्मा पुत्र राधेश्याम वर्मा है, जो ऐशबाग में अवध पब्लिक स्कूल के पास रहता है। मुखबिर तंत्र की सूचना के अनुसार अभी रात्र 6 तारीख की रात में जैसे सूचना मिली कि अभियुक्त भागने वाला है, तत्काल थाना आलमबाग की टीम ने इसको टैकल किया, जिसमें अभियुक्त द्वारा हमारी पुलिस की टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में अभियुक्त को गोली लगी है, जिसकी हालत अभी गंभीर है। इसको यहाँ से लोकबंधु अस्पताल शिफ्ट किया गया है। इस अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु है उसका इलाज केजीएमयू में हो रहा है, जहाँ पे उसकी स्थिति अभी गंभीर है, लेकिन उस सक्षम हाथों में उसका इलाज हो रहा है। आज उसकी सर्जरी भी होगी। अभियुक्त के संबंध में जो जानकारी है वो ये है कि इसके ऊपर एक अभियोग थानाधिगम में पंजीकृत है। साथ ही ये रेलवे में पानी बेचने का काम करता था, वेंडर था, और छोटे मोटे जगरातों में झांकी लगाने का काम करता था। इसके बारे में अन्य जानकारी जुटाई जा रही है। सहारनपुर के साउथ सिटी मैदान में चल रहे मेले में एक बड़ा हादसा टल गया, जब वहां लगी कुछ दुकानों में अचानक आग वहां पर फैल गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना सामने नहीं आई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगते ही मेले में अफरा तफरी मच गई। दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे दमकल की कई गाड़ियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि आग पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया है और हालात अब सामान्य है। आग लगने के कारणों की जांच फिलहाल की जा रही है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है। जनपद मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र स्थित मोहल्ला सराय में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक युवक मोबाइल टावर पर चारपाई लेकर चढ़ गया और वहीं पर सो गया। युवक की इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक टावर पर चारपाई सहित चढ़ा और ऊपर जाकर आराम से लेट गया। यह नजारा देखने के लिए लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और काफी देर तक युवक को समझाया गया और उसे सुरक्षित नीचे उतारा गया। युवक द्वारा इस कदम उठाने के पीछे का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और युवक से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल जो वीडियो सामने आया है वो भी आपको दिखा रहे हैं, जो कि तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर एक युवक जो है चारपाई लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ता है और ऊपर जाकर ही सो जाता है। फिलहाल पुलिस की ओर से इस युवक से पूछताछ की जा रही है। इस बीच नैनीताल से सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं।
प्रयास हुआ है। आज के इस अवसर पर हम शिक्षा, सड़क, चिकित्सा, सिंचाई, सीवरेज, सौंदर्यीकरण एवं नगर विकास की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही बहुत जो शानदार काम हुआ है यहाँ पर, और जिसके पुण्य के हम सब थोड़े थोड़े अंश के भागी बनेंगे, क्योंकि गौ माताओं के लिए, निराक्षित गौवंश के संरक्षण के लिए आज हम सब ने यहाँ पर मिलकर गौशाला का लोकार्पण भी किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी योजनाएं न केवल क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही इस क्षेत्र की विकास की गति को और तेजी प्रदान करेंगी। भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों में गौ माता को सर्वदेवमयी अर्थात जिसमें सभी देवी देवताओं का वास है, ऐसा कहा गया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में गौ माता के संरक्षण और संवर्धन हेतु बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आपने टेलीविजन पर देखा हो या सोशल मीडिया के माध्यम से या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, कि वो स्वयं भी प्रधानमंत्री आवास में गौ सेवा को उन्होंने अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया हुआ है। और मैं भी प्रातःकाल सबसे पहले गौ माता की सेवा करने का प्रयास करता हूं। विपक्ष के कुछ लोग गौ सेवा करने पर हमारा मजाक उड़ाने से भी नहीं चूकते, पर जिन लोगों ने जीवन भर प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया हो और अयोध्या में श्री रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण में अनेक बाधाएं उत्पन्न की हों, राम सेतु को जिन्होंने काल्पनिक बताया हो, सनातन धर्म को गालियां दी, उनके लिए गौ माता के सम्मान की अपेक्षा भी उनसे नहीं की जा सकती है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने राज्य में गौ हत्या पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कठोर गौ संरक्षण कानून बनाया है। राज्य में गौ माता का शोषण अथवा गौ हत्या जैसे घृणित अपराध को किसी भी सूरत में देवभूमि उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौकशी करने वाले जिहादियों को ऐसा दंड दिया जाएगा कि उनकी 7 पीढ़ियां भी कभी ऐसा कृत्य करने की कल्पना तक नहीं कर पाएंगी। आज वर्तमान समय में कृषि में आए बदलाव के कारण निराश्रित गौवंश की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हो गई है। जहां हम देखते हैं वहां पूरा शहर, अभी गाड़ी में आ रहे थे तो बंशीधर भगत जी कह रहे थे हमसे कि पूरे शहर में गौ माताएं हैं, और जिस कारण से गौवंश के संरक्षण का काम बहुत चुनौतीपूर्ण हुआ है, परंतु सामूहिक प्रयासों से हम लोग इस चुनौती का भी सामना कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत की वैश्विक पहचान बढ़ रही है, हमारी मान्यता बढ़ रही है, चाहे वो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, रक्षा उत्पादन का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो या विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो। भारत प्रत्येक क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान बना रहा है। आज जो दुश्मन हमको आंखें दिखाया करते थे, वो बचने के लिए दुनिया भर के देशों की गुहार लगाते फिर रहे हैं। आप सभी भली भांति जानते हैं, एक समय वह भी था जब भारत का कोई भी बड़ा शहर आतंकवादी हमलों से सुरक्षित नहीं था, परंतु उस समय की सरकारों में उस प्रकार का साहस और उस प्रकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। वे आतंकवादियों और उनके सुरक्षकों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाते थे। वे केवल आतंकवाद की निंदा करते थे, पाकिस्तान को कोस कर चुप बैठ जाया करते थे। यहां तक कि उस समय लोग आतंक फैलाने वालों को, जिनको फांसी की माफी कराने तक की गुहार लगाया करते थे, और उन्हें प्रधानमंत्री आवास में, अगर आप सबको स्मरण होगा, तो प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर उनको खीर खिलाई जाती थी। भाइयों बहनों, एक समय वह भी था, और लेकिन आज दुश्मन के किसी भी आतंकी हमले का
मुंहतोड़ जवाब देने का काम भारत की सरकार और भारत की सेना करती है। भाइयों बहनों, जैसे हमने देखा उरी में आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की गई और पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मन के दांत खट्टा करने का काम भारत की सेना ने किया है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ऐसा प्रहार किया गया कि पाकिस्तान को 4 दिन के अंदर ही घुटनों के बल आकर संघर्ष विराम की भीख मांगनी पड़ी। भाइयों बहनों, जिस पार्टी के लोग कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में लेकर गए थे और कहते थे कि कश्मीर से धारा 370 हट जाएगी तो कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा, ये लोग आदरणीय मोदी जी ने जब से कश्मीर से धारा 370 का कलंक मिटाया है, राजनीतिक परिदृश्य से दुम दबाकर भाग खड़े हो गए हैं। कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर के अंदर विश्व के सबसे बड़े रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कर रेल के माध्यम से भारत को कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया है देश की आजादी के बाद। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा राज्य देवभूमि उत्तराखंड भी अनेक प्रकार के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। विकास और समृद्धि के अनेक कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। जहां पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर शहरों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हम राज्य की जो समृद्ध हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में हम नैनीताल जनपद को एक आदर्श और श्रेष्ठ जिला बनाने के उद्देश्य से अनेक विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जहां एक और नैनीताल के गेठिया में 100 बेड की क्षमता वाले मानसिक चिकित्सालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है, वहीं हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में राजकीय कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। साथ ही कसिया लेक, नौकुचियाताल, हल्दूचोड़ और बरदो में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का निर्माण कराया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार हल्द्वानी को एक आधुनिक, स्वच्छ और समृद्ध शहर के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हमने हल्द्वानी में 50 बेड के योग एवं आयुष अस्पताल का निर्माण का कार्य कराया है, वहीं ओपन जिम, सामुदायिक केंद्र, अंबेडकर पार्क का निर्माण भी कराया है। यही नहीं, जहां एक और हल्द्वानी में 792 करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड का निर्माण कार्य करा रहे हैं, वहीं हल्द्वानी और लालकुआ के बीच बाईपास रोड का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। साथ ही करोड़ों रुपए की लागत से हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र की सभी सड़कों का सुधारीकरण का कार्य भी कराया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व सुधार करने के साथ ही रेल और हवाई कनेक्टिविटी में व्यापक सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं और हल्द्वानी और मुंबई के बीच लालकुआ एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। वहीं हल्द्वानी से मुंशियारी, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी प्रारंभ हो चुकी हैं। अल्मोड़ा की सेवा के लिए कल मुझे कुछ लोगों ने कहा है, हमारे सुरेश भट्ट जी ने विशेष रूप से, मैं उसके लिए प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी अल्मोड़ा और हल्द्वानी की हवाई सेवा भी प्रारंभ हो। इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त हमने पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु हल्द्वानी में देश के पहले पोलिनेटर पार्क का निर्माण भी कराया है। वहीं हल्द्वानी को विज्ञान एवं नवाचार का एक प्रमुख केंद्र बनाने के लिए देश के पहले एस्ट्रो पार्क की निर्माण की दिशा में भी तेजी से काम चल रहा है। यही नहीं, खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हम हल्द्वानी में उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। उसका एक्ट बन गया है, विधानसभा ने उसको पारित कर दिया है, जल्दी ये काम भी हमारा हल्द्वानी में प्रारंभ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हमने हल्द्वानी को क्लीन एवं ग्रीन सिटी बनाने के उद्देश्य से व्यवस्थित वेस्ट मैनेजमेंट प्रणाली विकसित करने के साथ साथ लीगेसी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजनाओं की शुरुआत भी की है। इसके साथ ही हल्द्वानी में विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण के लिए और उनके सुदृढ़ीकरण के साथ ही जाम की समस्याओं को हल करने के लिए 450 वाहनों की पार्किंग क्षमता वाले मल्टी स्टोरी बहुउद्देशीय पार्किंग भवन का निर्माण भी कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, जहां हम एक और जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ कर नैनीताल जनपद सहित पूरे तराई क्षेत्र की
पेयजल और सिंचाई की समस्या का समाधान करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। यही हल्द्वानी में हमारे जो HMD की जमीन हुआ करती थी, लंबे समय के बाद, लंबा प्रयास करने के बाद वो राज्य सरकार को जमीन मिल गई है। वहां से रोपवे की भी स्वीकृति। और फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।